हेलो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है चेंजेज इन हिंदू मैरिज सिस्टम। मैंने कल के वीडियो में आपको हिंदू मैरिज सिस्टम के बारे में बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए थे। तो आज मैं ये बताऊंगा कि हिंदू मैरिज सिस्टम में क्या क्या इम्पोर्टेंट चेंजेज आए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हिंदू मैरिज सिस्टम है उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट वैल्यू सिस्टम है वो क्या है। पहला है इनडिसॉल्युबल मैरिज, मतलब ऐसा मैरिज जिसको ब्रेक नहीं किया जा सकता है, ऐसा मैरिज जिसको कि तोड़ा नहीं जा सकता है। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ट्रेडिशनल सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ, जिसके बारे में आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। उसके जो चेंजेज आए हैं वो भी हम बताते जाएंगे। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो हिंदू मैरिज सिस्टम का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो वैल्यू सिस्टम है, जो मूल्य है, वो मूल्य क्या है कि इट इज़ इनडिसॉल्युबल मैरिज। मैंने एक बार अगर आपने शादी कर लिया तो उसके बाद में वो शादी टूट नहीं सकता है, मैंने डाइवोर्स नहीं दिया जा सकता है, डिजर्सन नहीं किया जा सकता है, दूसरे के साथ में नहीं जाया जा सकता है। तो ये पहला फैक्टर है। और दूसरा है रिलीजियस ड्यूटी। जैसे कि आप पुराने ज़माने में देखते होंगे या हमारे पूर्वजों के उनके जो विवाह की जो पद्धति थी उसमें आप देखते होंगे कि पति पत्नी में झगड़े बहुत कम होते थे। उसका रीज़न ये था कि पत्नी एक पेसिव एक्टर होती थी, एक्ट्रेस होती थी, मतलब पेसिव एजेंट होती थी, ऐसे कह सकते हैं। उनका जो मेन फंक्शन था वो था फैमिली के प्रति और प्लस रिलीजियस ड्यूटी। ये दो चीज पत्नियों के लिए अनिवार्य था। और जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता था, मतलब हाफ बॉडी। तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी अगर आप यज्ञ करेंगे तो आपको अपने पत्नी के साथ ही यज्ञ करना होगा। साथ साथ पत्नी का रिस्पॉन्सिबिलिटी परिवार के प्रति भी होता था। तो इसके कारण से उनका जो इंडिविजुअलिस्टिक, जो उनकी जो व्यक्तिगत जो इच्छाएं रहती थी, जो उनकी जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी थी, वो क्या होता था, फैमिली में मर्ज कर जाता था। फैमिली इथॉस माने परंपरा में मर्ज कर जाता था, जिसके कारण से वो अपने व्यक्तिगत सुख के प्रति ज़्यादा कॉन्शियस नहीं रहती थी या नहीं रहने दिया जाता था। और जिसके कारण से आप देखते हो कि झगड़ा, लड़ाई, फसाद, जो आजकल मॉडर्न युग में पति पत्नियों के विवाद, जो अनेक प्रकार के तनाव उत्पन्न होते हैं, वो उस जमाने में आज से अपेक्षाकृत कम होता था। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो था आइडिया ऑफ प्रतिव्रता। प्रतिव्रता का मतलब ऐसी पत्नी जो अपने पति के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहती थी और पति के अलावा वो दूसरे के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। तो पति की सेवा करना, उनके सुख दुख में शामिल होना, ये उनका व्यक्तिगत जिम्मेवारी था। और इसी से पतिव्रत माने पति के प्रति पूरी तरह से निष्ठा, अंग्रेजी में उसको बोलेंगे फिडेलिटी। विश्वास। तो ये फैक्टर्स ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ हिंदू मैरिज में काम कर रहे थे। अब दोस्तों, इसी के कारण से हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा पति के प्रति समर्पण होने के कारण से हमारे हिंदुस्तान में सती सिस्टम का उदय हुआ। और इसके पीछे लॉजिक क्या था कि अगर पति ही नहीं रहा तो मैं कैसे जीऊंगी। और इसीलिए पति के चिता पर महिलाएं चली जाती थी, वो जल जाती, जीवितावस्था में जल जाती थी। और इसके बारे में मैंने आपको हिस्ट्री में बताया था कि
इसका जो सती सिस्टम का जो सबसे पहला जो उल्लेख हमारे भारतीय इतिहास में पाया जाता है वो कहाँ है? गुप्ता पीरियड में। गुप्ता पीरियड में ईरान एक जगह है, सागर डिस्ट्रिक्ट के पास में ईरान, यहाँ पर हमें सती सिस्टम के बारे में जानकारी, पहला आर्कोलॉजिकल एविडेंस मिलता है। ईरान मतलब वो ईरान नहीं, ईरान ERAN, ईरान जो सागर डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में पड़ता है। और हमें गुप्ता पीरियड से सती सिस्टम के बारे में जानकारी मिलती है। हो सकता है कि उससे पहले भी सती सिस्टम हमारे भारत में प्रचलित हो। तो इसको 1929 में, जैसा कि आपको बताया कि राजा राम मोहन राय ने 1929 में इसको समाप्त करवाया। और उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि क्या अभी भी जो जिस तरह से हमने कहा कि हिंदू सिस्टम जो है मैरिज, वो क्या अभी भी सैक्रामेंट है, क्या वो सेक्रेड है या नहीं है? सेक्रेड मतलब पवित्र। क्या अभी भी हिंदू विवाह पद्धति पवित्र है या वो सैक्रामेंट है या नहीं है? तो आप देखेंगे कि आज की तारीख में जो हिंदू मैरिज करते हैं, जो शादी करते हैं, उसमें रिलीजियस ओवरटोन नहीं होता है। मतलब जो पुराने ज़माने में जो उन्हें धार्मिक अनुष्ठान कार्य के लिए उन पर पूरी तरह से जिम्मेवारी डाला गया था, वो आज की तारीख में उसका स्वरूप बदल गया है। अब जो पुरुष और महिला जो शादी करते हैं वो चाहते हैं कि वो एक दूसरे के साथ में लाइफ कंपेनियन रहें, माने लाइफ कंपेनियन, कंधे से कंधे मिलाकर चलने का काम। तो लाइफ कंपेनियन का कंसेप्ट अब डेवलप हो गया है। और आज का जो शादी है, आज जो हिंदू शादी कर रहे हैं, उसमें ये शादी अब तोड़ी भी जा सकती है। क्योंकि आपको मैंने कल बताया था कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में यह प्रावधान है कि आप डाइवोर्स ले सकते हैं अगर कंपैटिबिलिटी नहीं है पति पत्नी के बीच में। उसके बहुत सारे कारण हैं जिसमें मैं अभी बताऊंगा। तो अगर पति और पत्नी के बीच में कंपैटिबिलिटी स्थापित नहीं हो पाती है, या दोनों पक्ष में कोई पक्ष लूनाटिक है, मतलब पागल हो गया है, या इडियट है, या इम्पोर्टेंट है, या लड़की पहले ही से किसी दूसरे से प्रेग्नेंट है, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। तो हमारे जो मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, अब उसमें डाइवोर्स का प्रावधान है। तो लेकिन पहले ये डाइवोर्स का प्रावधान नहीं था। और तीसरा जो है फैक्टर वो क्या है? जो पतिव्रता नारी, जो कंसेप्ट पुराने जमाने में हिंदू मैरिज में था, वो पतिव्रता नारी का भी कंसेप्ट अब चेंज होता गया है। अब पति और पत्नी के बीच में एक काइंड ऑफ इक्वालिटी, ये अवधारणा विकसित हो गया है। न पति और पत्नी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अभी आज की जो विचारधारा है, मॉडर्न युग की जो विचारधारा है, उसमें बराबर दर्जे कानून में भी और समाज में भी ये माना जाने लगा है। तो हम देखते हैं कि जिस तरह से पहले पूरी तरह से मैरिज को सेक्रेट कहा गया था, सैक्रामेंट कहा गया था, उसको डिजॉल्व नहीं किया जा सकता है। एक बार जो शादी हुई तो वो जन्म पर्यंत तक, मृत्यु पर्यंत तक उसी पति के साथ में रहना होगा, चाहे उसको वो निर्दयतापूर्वक व्यवहार करे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे राजपूत कम्युनिटी में महिला एक बार शादी करने के बाद में जब वो अपने ससुराल में आ जाती थी तो घर के चारदीवारी से बाहर नहीं निकलती थी। मरने के बाद में केवल उसकी अर्थी बाहर निकलती थी। इतना जबरदस्त प्रावधान हिंदू समाज में था।
खास करके राजपूतों में। तो आजकल ये सब बातें पुरानी होती जा रही है और अभी हम आपको बताएंगे किस तरह से हिंदू समाज में मैरिज में, शादी सिस्टम में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ परिवर्तन हमारे हिंदू समाज में होने लगा है। अभी वो उसकी प्रक्रिया चालू है। अब जो इम्पोर्टेंट जो चेंजेज हुए हैं वो क्या क्या हुए हैं इसके बारे में हम बताएंगे आपको। अब जैसे कि कल मैंने आपको बताया था डिटेल में कि मैरिज के हमने 8 प्रकार बताए थे, जिसमें कि 4 जो था वो अप्रूव्ड था, जो ऋषि मुनियों के द्वारा या हमारे लॉ गिवर्स के द्वारा उसको मान्यता प्रदान किया गया था, और 4 जो निचले जो विवाह की जो पद्धति थी उसको डिसअप्रूव किया गया था। उसको धर्मशास्त्रों ने उसको कभी भी मान्यता नहीं दिया। हालांकि वो भी शादियां समाज में छिटपुट तरीके से होती रही हैं और आज भी पहले के ज़माने में होती रही हैं। तो अब इसमें जो चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ मैरिज का मतलब क्या होता है? मतलब ये हुआ जो ये 8 प्रकार के जो मैरिज हमने बताए, उस मैरिज में अब उसका कोई मतलब नहीं है। अब जो मैरिज हो रहे हैं वो उसमें बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। और क्या क्या बदलाव आए हैं? पहला, अब खास करके शहरों में आप देखेंगे कि जब शादी होती है तो उसमें लड़का माने ग्रूम और ब्राइड दोनों की सहमति पूछी जाती है, ली जाती है। चाहे वो कितना भी ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी क्यों ना हो, उसमें उनकी सहमति ली जाती है। बिना सहमति के आजकल कोई शादी नहीं होता। दूसरा, लव मैरिज भी होता है। मतलब अगर ग्रूम और ब्राइड एक दूसरे को पसंद करते हैं, काफ़ी दिनों से पसंद कर रहे हैं, तो वो ये भी कर सकते हैं कि अपने माँ बाप से उसके बाद में मिलाएंगे उनको और उसके बाद में माँ बाप से स्वीकृति लेंगे। कुछ मामले में ऐसा भी होता है कि माँ बाप से कोई स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं है और वो खुद अपना घर बसा लेते हैं। तो इस तरह से मैरिज में जो उसके जो प्रकार हैं, जो फॉर्म है, जिसको कि आकार बोलेंगे, उसमें परिवर्तन हो रहा है। इसी तरह से चेंजेज इन द मैट सिलेक्शन, चेंजेज इन मैट सिलेक्शन। अब ये दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? पहले के ज़माने में आप देखते थे, और जो मैंने आपको कल बताया था कि एक ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण लड़की से ही, और वो भी सब कास्ट में। ब्राह्मण तो पूरे हिंदुस्तान में तमिलनाडु से लेकर के बंगाल तक है, लेकिन ब्राह्मण के जो सब कास्ट है, मतलब बंगाली ब्राह्मण, और उसमें भी जो सब कास्ट है जैसे कुलीन ब्राह्मण, उसी में शादी करते थे मैंने 90% मामलों में। लेकिन अब क्या हो गया? अब ये हो गया कि मैट सिलेक्शन में, लड़का लड़की के सिलेक्शन में काफ़ी विस्तार हो गया। अब सब कास्ट में भी, इंटर कास्ट में भी शादी होने लगी। हालांकि इसकी तादाद जो है अभी भी कम है, लेकिन जो मैट सिलेक्शन का जो दायरा था वो काफ़ी ज़्यादा विस्तृत हो गया है। अब अगर कोई ब्राह्मण, मैथिल ब्राह्मण है, मतलब अगर ग्रूम है, तो वो हो सकता है कि बंगाली ब्राह्मण लड़की से या ब्राइड से शादी करे, और इसमें अब बहुत ज़्यादा ऐतराज़ भी नहीं होता है। मैंने बहुत सारे मामले ऐसे देखे हैं जिसमें कि उत्तर भारत के ब्राह्मण ग्रूम ने दक्षिण भारत के ब्राह्मण ब्राइड से शादी किया है या वाइस वर्सा किया है। तो और अभी आप फिल्मी दुनिया में बहुत सारे हीरो हीरोइन को आप देखते हैं जिसमें कि जाति कोई ज़्यादा बंधन नहीं रह गया। तो हालांकि उनका दायरा बहुत ज़्यादा विस्तृत है, लेकिन अगर नॉर्मल कोर्स में भी अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि चेंजेस इन मैट सिलेक्शन में काफ़ी विस्तार हो गया। पहले जो एरिया ऑफ सिलेक्शन था बहुत लिमिटेड था, अब एरिया ऑफ सिलेक्शन बहुत ज़्यादा व्यापक होते जा रहा है। एक पॉइंट मैंने कल आपको बताया था, और वो क्या था कि जो मैरिज का हिंदुओं में क्या अर्थ होता है, उसका पर्पस क्या है। तो पर्पस था 3। पहला धर्म, दूसरा प्रजा, और तीसरा रति। इसका मैंने डिटेल व्याख्या किया था। धर्म मतलब
टू होल्ड टुगेदर, मतलब समाज को टुगेदर, समाज को अस्थायित्व देना। मैरिज का एक विशेष रूप से कार्य पर्पस था, उद्देश्य था। फैमिली को अस्थायित्व प्रदान करना, धर्म की रक्षा करना। धर्म का भी मैंने व्यापक दृष्टिकोण से व्याख्या किया हुआ है। जैसे आप गारहस्थ धर्म में हैं तो आपका क्या काम है? आपके अपने बच्चों का पालन पोषण ठीक ढंग से देना, उसको सही तालीम देना, मैंने शिक्षा प्रदान करना, उसके स्वास्थ्य को ख्याल रखना, अपने माँ बाप का ध्यान रखना, अपने दूसरे फैमिली मेंबर्स को सही ढंग से उनके साथ में बिहेव करना, और इस तरह से गारहस्थ धर्म का पालन करना। और ये आपका धर्म है, अपने पति के सुख सुविधा का ख्याल रखना। दूसरा था प्रजा, मतलब संतति, संतान की उत्पत्ति, क्योंकि इसी से हमारा वंश बढ़ेगा और हमारा जनरेशन भी तैयार होगा। दूसरा था प्रजा, और तीसरा था रति, फॉर द सेंसुअल प्लेजर, बिकॉज हमने आपको पहले कहा था कि सेक्स और रोटी दो भूख है आदमी का, हंगर, तो इसको सेटिस्फाई करने का काम रति, मतलब तीसरा। ये जो है वो 3 काम था। लेकिन आजकल जो मैरिज का जो पर्पस है वो क्या है? आजकल के जो मैरिज का पर्पस या उस उद्देश्य है वो पूरी तरह से बदल गया है। और बदल गया क्या है कि वाइफ और एंड हस्बैंड ये एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। अब आज की तारीख में अब जो उद्देश्य हो गया है वो है लाइफ लॉन्ग कंपेनियन। इसका मतलब क्या हुआ? अभी आप देखेंगे बहुत सारे जो कपल हैं वो बच्चे वगैरह पैदा करने में विश्वास नहीं करते हैं। पश्चिमी देशों में तो इसका बहुत ज़्यादा विस्तार हो गया है, और रसा में तो हमने अभी पढ़ा है कि वहाँ पर पॉपुलेशन घट रहा है। बहुत सारे पश्चिमी देशों का पॉपुलेशन घट रहा है, महिलाएं शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रही है। हालांकि हमारे देश में जो हमने इंडियन इकोनॉमी क्लास में आपको बताया था, टोटल फर्टिलिटी रेट TFR, जो भारत सरकार का प्रयास है कि 2.1 होना चाहिए। अभी बहुत सारे जो दक्षिणी भारत के जो स्टेट हैं वो 2.1 पर पहुंच गए हैं, लेकिन उत्तर भारत में अभी भी 2.1 से ज़्यादा है। मतलब एक महिला अपने जीवन काल में, जो महिला की उम्र 15 साल से लेकर 49 साल की अवस्था है, हालांकि ये इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, वो अगर 2 बच्चे से ज़्यादा पैदा करती है तो उसको बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। तो हमारे देश में बहुत सारे अभी 29 राज्य हैं, तो बहुत सारे राज्य हैं खास करके दक्षिण भारत के, उनका जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 या उससे नीचे पहुंच गया है, मतलब मैनेजेबल हो गया हमारा पॉपुलेशन। उत्तर भारत के बहुत सारे राज्य, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अभी भी टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 नहीं पहुंचा है, और इसके लिए भारत सरकार प्रयास कर रही है ताकि पॉपुलेशन में प्रत्याशित वृद्धि नहीं हो। इसका दोस्तों, इसका अर्थ क्या होता है? अगर फैमिली के सिस्टम से देखेंगे तो सबसे पहले हमने क्या कहा था कि प्रजा माने संतान उत्पत्ति, लेकिन अब जो है जो उनका फोकस है वो संतान उत्पत्ति पर नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। अर्बनाइजेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमारा लाइफ जो ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो जिस तरह से लाइफ सिंपल होता था, सिंप्लिसिटी होता था, वो अब क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स हो गया। पहले फैमिली जो था वो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता था। ट्रेडिशनल सोसाइटी में आप देखेंगे कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता था। अब क्या हो गया है? न्यूक्लियर फैमिली। तो न्यूक्लियर फैमिली में पति पत्नी और बच्चे ये आते हैं। तो इसके कारण से और खर्चे भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। शहर में रहना कोई आसान काम नहीं है, आपको सोर्सेज ऑफ इनकम पक्का होना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो पर्पस ऑफ मैरिज, मैरिज का जो उद्देश्य था जो ट्रेडिशनल सोसाइटी में, उसमें तब्दीली आती जा रही है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी जल्दी ख़त्म करूं क्योंकि बहुत लंबा है। अब दोस्तों एक पॉइंट और है कि जैसे कि हमने अभी बताया कि मेट सिलेक्शन में अब इसका विस्तार हो गया है, और इसके अलावा क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन, अब जो ग्रूम है या ब्राइड है उसमें क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन क्या होता है? अगर ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन देखेंगे तो उसमें होता है
कि फैमिली बैकग्राउंड को सबसे पहले तवज्जो दिया जाता है। जैसे कि आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले आप किस गोत्र के हैं, किस वंश के हैं, आपका मूल क्या है, आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपका पेडिग्री क्या है, ये सारे चीज़ जो है ना शादी के समय में देखे जाते थे, लड़का का भी और लड़की का भी। लेकिन आजकल या आपका सोशल स्टेटस क्या है, इकोनॉमी का स्टेटस क्या है, लेकिन आजकल क्या देखा जाता है कि ब्राइड ने या ग्रूम ने उसने क्या क्या एक्वायर किया अपने जीवन में। एक्वायर तो अभी आप देखेंगे कि अगर कोई लड़की या ब्राइड अगर आईएएस कंपीट कर गया है या कोई कंपटीशन कंपीट कर गई है, तो उस हालत में वो चाहेगी कि हम उसी प्रकार के ग्रूम से शादी करें, भले उसकी जाति ब्राह्मण हो या ना हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास में हजारों दृष्टांत हैं जहाँ पर कि लोगों ने इंटरकास्ट, इंटर रिलीजियस मैरिज भी किए हैं। क्यों? कि वो एक ही पेशा में हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन है उसमें आपने जीवन में क्या उपलब्धि हासिल किया है, क्या एक्वायर किया है, उस पर जो है ना अब सिलेक्शन ब्राइड का या ग्रूम का किया जाता है। ये रेसिप्रोकल है, ये कोई ऐसा नहीं है कि केवल ब्राइड के लिए लागू होता है, ये ग्रूम के लिए लागू होता है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ब्राइड का कंसेंट लेना। पहले हिंदू समाज में ये सब बातें नहीं थी, ब्राइड को कोई पूछता भी नहीं था और शादी धड़ल्ले से हो जाती थी, या ग्रूम को भी नहीं कोई पूछता था, उसके माँ बाप शादी तैयार करते, मैंने शादी फिक्स करते थे। और इसके कारण से हमेशा हमने देखा है कि बहुत सारे अनमेल विवाह हुए हैं। जैसे कि आपको 6.5 फीट के लड़के के साथ में 4.5 फीट की लड़की की शादी हमने देखा है, या लड़का बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, हाई पर्सनैलिटी का आदमी है, लड़की लेकिन काली कलूटी है, अब रोज़ झगड़े हो रहे हैं, ये भी मैंने देखा है। तो अनमेल विवाह जो है ना ट्रेडिशनल सोसाइटी में हमेशा होता आ रहा है। लेकिन आज की तारीख में जो क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन है वो बहुत सारा ओपन हो गया है। पहले तो के ज़माने में तो ये भी होता था कि लड़की को, मैंने जिस लड़की से आपकी शादी होने वाली है उसको आप शादी होने के पहले तक आप देखते भी नहीं थे, और शादी हो जाती थी। जैसे लालू यादव ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमें तो पता ही नहीं था कि किससे शादी हो रही है, और ये बात सही है। लेकिन आज के ज़माने में हर चीज़ ओपन है, लड़का लड़की का इंटरव्यू लेता है और लड़की लड़का का इंटरव्यू लेता है। आप लोग रोज़मर्रा के जीवन में देखते होंगे, इसमें हम ज़्यादा व्याख्या प्रस्तुत नहीं करेंगे। एक बात और है, चेंजेज इन द एज ऑफ मैरिज। आप जानते होंगे कभी गवर्नमेंट ने 1978 के अमेंडमेंट के द्वारा ये फिक्स कर दिया है कि लड़की की उम्र 18 साल होना चाहिए और लड़का का 21 साल। अब इससे कम उम्र की शादी जो होगी वो इनवैलिड हो जाएगा। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। पहले बाल विवाह या 8 साल 10 साल या जिसको प्री पुबर्टी मैरिज कहते हैं, वो मैरिज धड़ल्ले से होते थे। अभी भी इस कानून के होते हुए भी हिंदुस्तान के बहुत सारे राज्य में, खास करके राजस्थान में, बाल विवाह बहुत जोरों से होता है। खैर, लेकिन अब जो हिंदू समाज में ये कानून बनने से ये हुआ है कि लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल से कम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज द मैरिज विल बी ट्रीटेड एज वॉइड, मतलब गैर कानूनी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक चीज जो फर्क पड़ा है वो है कि जब से 1955 का एक्ट बना है, हिंदू मैरिज एक्ट, तब से बहुत सारी घटना डाइवोर्स के हुई हैं, डिजर्सन की हुई हैं, आपने देखा होगा। और अभी 498A आईपीसी में जोड़ा गया 1983 के अमेंडमेंट के द्वारा। तो ये है क्रुएल्टी। अगर आप इन लॉज के द्वारा किसी ब्राइड को या किसी मैरिड वुमन को क्रुएल्टी किया जाता है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो, तो इसके खिलाफ में मुकदमा पंजीबद्ध किया जा सकता है। और अभी हिंदुस्तान में धड़ल्ले से मुकदमा कायम होते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने इसके लिए एक नियम भी बनाए हैं कि पहले लड़का लड़की मैंने ग्रूम और ब्राइड में समझौता कराने का प्रयास किया जाए, और अगर समझौता नहीं होता है तो उस स्थिति में फिर मुकदमा कायम किया जाए, मैंने 498A के धारा के तहत में आईपीसी,
ताजरात हिंद। और इसी तरह से आपने देखा होगा कि अगर बहुत सारे ब्राइड बर्निंग के केस होते हैं, तो जिसके कारण से दहेज के कारण से महिलाओं को या मैरिड वुमन को जला दिया जाता है, तो सरकार ने 1983 के अमेंडमेंट से ही धारा 304B आईपीसी ये एक्ट जोड़ा है, और इसको बोलते हैं दहेज मृत्यु या दहेज हत्या। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी मैरिड वुमन की शादी 7 साल के अंदर में 7 साल पूरा नहीं हुआ है, और अगर उसकी मृत्यु अननेचुरल हुआ है, अननेचुरल मतलब क्या होता है, जैसे सुसाइड कर लिया उसने, या संदिग्ध परिस्थिति में उसकी मौत हुई है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर उसके इन लॉज कंप्लेंट केस दर्ज कराते हैं, तो ऐसी स्थिति में धारा 304B के तहत में मुकदमा पंजीबद्ध किया जाएगा इन लॉज के खिलाफ में। और इसमें दोस्तों एक पॉइंट और है जो कानून में परिवर्तन किया गया है, और वो है कि सबूत का भार जो है, आपको याद रहना चाहिए क्योंकि आप लोग सभी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने जा रहे हैं। सबूत का भार बर्डन ऑफ प्रूफ। अब अभी आपको समझ में नहीं आएगा बर्डन ऑफ प्रूफ, चूंकि आप लॉ जानते हो या ना जानते हो। सबूत का भार इन लॉज पर रखा गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसे प्रूफ करना होगा कि हाँ उसने किसी प्रकार का टॉर्चर नहीं किया है। अमूनन क्या होता है, अमूनन ये होता है कि सबूत का भार जो है वो प्रोसिक्यूशन पर होता है। मतलब अगर मान लीजिए ए नाम की व्यक्ति की हत्या हुई है, तो उसमें बी ने उसकी हत्या किया है, तो ए के तरफ से गवर्नमेंट है प्रोसिक्यूशन, और गवर्नमेंट को यह प्रूफ करना होगा कि बी ने किस प्रकार से हत्या किया है। ठीक है, तो सबूत का भार यहां पर किसके पास में है, प्रोसिक्यूशन ब्रांच पर, और प्रोसिक्यूशन ब्रांच कौन है, गवर्नमेंट है। लेकिन इस धारा में क्या है 304B में कि सबूत का भार जो है वो किसके पास है, इन लॉज के पास। उसे सिद्ध करना होगा कि हाँ मैंने किसी प्रकार से ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे कि उसकी मृत्यु अप्राकृतिक ढंग से या अननेचुरल ढंग से हुई है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़ा अमेंडमेंट है, और खास करके महिलाओं के हित के लिए है। क्योंकि जिस तरह से हिंदुस्तान में ब्राइड बर्निंग की प्रथा या दहेज के कारण उसको मारने की प्रथा बढ़ती जा रही थी, उससे व्यथित होकर के सरकार ने और हमारे पार्लियामेंट ने धारा 304B एक्ट आईपीसी में जोड़ा और 498A भी जोड़ा। तो अब हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि अब हिंदू समाज में भी जो विवाह हो रहे हैं, अगर वो कंपेटिबल विवाह नहीं है, झगड़ा फसाद हो रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है और डॉरी की मांग बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो ऐसी स्थिति है परिवार का विखंडन भी हो रहा है, जो पहले नहीं होता था। तो ये डिसॉल्व मैरिज में डाइवोर्स का जो प्रावधान है, वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत में जो कानून हमारे पास में है, उसके तहत में अब आजकल डाइवोर्स केस भी देश में बढ़ रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और वो चेंजेज आए हैं इकोनॉमिक स्टेटस। अब वो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, लेवल ऑफ एजुकेशन, ये 3 फैक्टर बढ़ रहे हैं। औद्योगिकरण में क्या होता है, औद्योगिकरण के बढ़ावा होने से अब जो ट्रेडिशनल सोसाइटी के जो शिकंजा हैं, उससे अब वो शिकंजा खत्म हो जाता है शहरों में। आप देखेंगे कि शहरों में जो शादी की जो पद्धति है और गांव में जो शादी की पद्धति है, दोनों में थोड़ा अंतर होता है। शहरों में मैक्सिमम सिविल मैरिज होते हैं। अच्छा, अब नियम ये भी है कि आप कोर्ट में भी शादी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप केवल जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उसी के आधार पर शादी होगी, आप कोर्ट में भी शादी कर सकते हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण से या औद्योगिकरण के बढ़ावा होने से क्या हुआ है कि पति पत्नी अब नौकरी करते हैं। मतलब महिलाएं या ग्रूम ब्राइड केवल पति पर डिपेंडेंट नहीं है। बहुत सारे मामले में शहरों में देखा गया है कि पत्नी भी काम कर रही हैं
और पति भी काम कर रहे हैं, तो इससे क्या, इसका इफेक्ट क्या हुआ है? इफेक्ट ये हुआ है कि महिलाओं में अपने निर्णय करने की क्षमता विकसित हो गई है। उसी तरह से आप देखेंगे कि अर्बनाइजेशन का जो इथॉस होता है, शहरीकरण, वो रूरल इकोनॉमी से टोटल उलट होता है। यहाँ पर फैमिली, यहाँ पर मकान आपको चाहिए, आपको आय के पक्के स्रोत चाहिए, तो इसीलिए लोग कोशिश करते हैं कपल कि कम से कम बच्चे हों ताकि उन पर आर्थिक बोझ ज़्यादा नहीं पड़े। और तीसरा आपने देखा है कि लेवल ऑफ एजुकेशन, अभी आपने देखा है कि हिंदुस्तान में लगभग 70% जो है 2011 के जनसंख्या के सेंसन के हिसाब से 70% ज़्यादा लोग शिक्षित हो गए हैं। अभी तो इसकी तादाद 2021 में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस तरह से महिलाओं में और पुरुषों में जो लेवल ऑफ एजुकेशन है वो हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, खास करके हिंदुओं में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसके कारण से क्या हुआ, अब ब्राइड अपने बारे में ज़्यादा सोचने के लिए सक्षम है कि हिंदुस्तान में अभी क्या क्या एक्ट हिंदुओं में या मैरिज से संबंधित एक्ट पास किए गए हैं। तो सबसे पहले तो अभी मैंने बताया कि सती एबोलिशन एक्ट 1929, और उसके बाद में विडो रीमैरिज एक्ट 1829 होगा, और ये 1856, और हिंदू मैरिज एक्ट 1955, और एक है डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। दोस्तों, ये 4 इम्पॉर्टेंट जो एक्ट हैं, और जो 2 तो अंग्रेजों के द्वारा ही पास किए गए थे, और एज ऑफ कंसेंट ये 1891 में, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 अंग्रेजों के द्वारा पास किया गया था, जिसमें कि उन्होंने कहा कि 12 साल से कम आयु के लड़की से शादी नहीं की जा सकती है। और सती एबोलिशन एक्ट तो आप जानते ही हैं, मैं आप इसके बारे में अनेक बार चर्चा कर चुका हूं। उसके बाद में विडो रीमैरिज एक्ट 1856, ये ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास के बाद में अंग्रेजों ने विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया था। और एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, ये अंग्रेजों ने भी इस एक्ट को लागू किया था, जिसमें कि लड़कियों के लिए शादी का उम्र तय किया गया था कि 12 साल से कम लड़की की शादी नहीं की जा सकती है। और इसका हिंदुस्तानी उस ज़माने में बाल गंगाधर तिलक सरीखे लोगों ने काफ़ी विरोध किया था। विरोध करने का उनका आधार ये था कि हिंदू ट्रेडिशन और कस्टम के मामले में अंग्रेजों को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है, इस आधार पर वो विरोध कर रहे थे। और उसके बाद में हमारे आज़ाद देश में जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत में बहुत सारे नियम कानून बनाए गए, और जिसमें पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर था वो क्या था, किसी प्रकार के जो कोई भी व्यक्ति एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकता, कोई भी हिंदू एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकता था। मतलब उन्होंने पॉलीगैमी या पॉलीगाइनी, जो हमने आपको अन्य कल के वीडियो में मैरिज के प्रकार बताए थे, उसको उन्होंने पूरी तरह से प्रतिषेध कर दिया, हमने प्रोहिबिटेड कर दिया। अब कोई भी हिंदू अपने पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता है। इसके अलावा इस एक्ट के तहत में महिलाओं को या पुरुषों को तलाक मतलब डाइवोर्स का भी अधिकार दिया गया, और तलाक किस आधार पर लिए जाएंगे ये भी बताया गया कि व्हाट वेर द जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या काम करेंगे जिसके आधार पर तलाक लिए जा सकते हैं और मैरिज को डिजॉल्व किया जा सकता है। और 1961 में डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, दहेज प्रतिषेध कानून भी भारत सरकार ने बनाया, पार्लियामेंट के द्वारा पास कराया। हालांकि ये डॉरी या दहेज अभी भी चल रहा है हिंदुस्तानी समाज में, और धड़ल्ले से चला आ रहा है, जो कि एक घृणित प्रथा है, लेकिन फिर भी चल रहा है। और
बहुत सारे अधिकारी उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में जो compete करते हैं, वो धड़ल्ले से डॉरी की मांग करते हैं या उनके परिवार वाले मांग करते हैं और लोग काफ़ी तादाद में पैसे भी देते हैं। तो ये सब सारे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। हालांकि पहले जो खुल्लम खुल्ला ओपनली दहेज की मांग की जाती थी, अब इस कानून के डर से लोग क्लैंडस्टाइनली या गोपनीय ढंग से दोनों परिवार अपना शादी का रकम या दहेज का रकम तय करता है। तो इस तरह से हमने क्या क्या बदलाव आए हिंदू विवाह पद्धति में, उसके बारे में मैंने थोड़ा सा व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत किया। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई आपको क्वेश्चंस पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अब हम मुस्लिम मैरिज के बारे में अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि मुसलमानों में जो मैरिज सिस्टम है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट, और हिंदुओं में क्या था, सैक्रामेंट, सेक्रेट, माना ऐसा शादी जिसको कि तोड़ा नहीं जा सकता। मैंने ट्रेडिशनल हिंदू मैरिज सिस्टम की बात कर रहा हूँ। अब तो तोड़ा जा सकता है क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट बन गया है, लेकिन जो मुसलमानों में जो मैरिज होता है वो होता है, उसका जो बेस है, उसका जो फाउंडेशन है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध। दूसरा, जब मुस्लिम ब्राइड या ग्रूम में शादी तय किया जाता है तो उसके लिए मुस्लिम ग्रूम के द्वारा ब्राइड को प्रपोजल दिए जाते हैं, और प्रपोजल को मतलब प्रस्ताव दिए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इजब, IJAB, इजब। और अगर ब्राइड उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करती है तो उसको क्या बोलते हैं, कबूल। तो इजब को हम अंग्रेजी में बोलेंगे प्रपोजल, और कबूल को बोलेंगे एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस बाय ब्राइड, प्रपोजल बाय ग्रूम। अगर ये मुस्लिम ब्राइड प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है तो फिर विवाह होगा या निकाह होगा, ठीक है। दूसरा फैक्टर क्या होता है, दूसरा फैक्टर यह है कि ब्राइड और ग्रूम दोनों साउंड माइंड का होना चाहिए। वो लूनाटिक नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कॉन्जेनिटल डिजीज नहीं होना चाहिए। अगर बाद में ये पता लगता है कि कोई किसी ब्राइड को या ग्रूम को किसी प्रकार का जेनेटिकल डिजीज है तो वो मैरिज खत्म किया जा सकता है, मतलब डिजॉल्व किया जा सकता है। तो सेकंड कंडीशन ये है कि ग्रूम को और ब्राइड का साउंड माइंड एंड हेल्थ होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, साउंड माइंड एंड बॉडी, ये दोनों के लिए लागू है। और तीसरा, कोशिश ये होना चाहिए कि ब्राइड और ग्रूम का सोशल स्टेटस एक जैसा हो। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, और मैं यहाँ थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि ये कहना सरासर गलत है कि मुसलमानों में जिस तरह से मोहम्मद साहब ने कहा था कि हर एक मुसलमान इक्वल है, मतलब बराबर है। हालांकि उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ा क्रांतिकारी धर्म था, लेकिन बाद के वर्षों में क्या हुआ, उसमें मुसलमानों में हिंदुस्तानी मुसलमान के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी अरबिक मुसलमानों के बारे में चर्चा करने का वक्त नहीं है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मुसलमानों में हिंदुस्तान का जो मुसलमान है उसके भी 4 वर्ग हैं या 5 वर्ग हैं। वो कौन कौन है, सैयद। ये सैयद लोग जो हैं वो सीधे मोहम्मद साहब के वंशज हैं, मतलब उनकी बेटी जो फातिमा थी उनसे वंशज हैं, वो अपने आप को टाइटिल सैयद कहते हैं। दूसरा जो है वो है शेख, जो मिनिस्टर्स होते थे, जो ऊंचे ओहदे वाले लोग होते थे मुसलमानों में, तो उनको क्या बोलते हैं, शेख। और तीसरा मुगल,
जैसा कि आपको मालूम है कि मुगल हमारे देश में 300 वर्षों तक शासन किया था, तो उन्होंने ये मुगल, और चौथा क्या है, पठान, और पांचवा क्या है, इंडियन मुस्लिम, इंडियन कन्वर्टेड मुस्लिम। तो दोस्तों ये चार जो हैं, मुगल्स भी सेंट्रल एशिया से आए थे, और पठान जो हैं वो बेसिकली अफगानिस्तान के रहने वाले लोग हैं, जिसको पठान कहते हैं या अफगान कहते हैं। तो ये ऊपर के चार जो मुसलमान हैं उसको बोलते हैं शरीफ मुसलमान। शरीफ आप लोग को नहीं मालूम होगा या हो सकता है। और जो इंडियन मुस्लिम है, जो कन्वर्टेड मुस्लिम है, जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में अभी जो मुसलमान हैं वो लगभग 94% ऐसे मुसलमान हैं जो कन्वर्टेड हैं, जो हिंदुओं से कन्वर्ट हुए हैं। केवल 6% जो मुसलमान हैं, जो चार हमने बताया ऊपर के, सैयद, शेख, मुगल और पठान, जो बाहर से आए हुए हैं, ये चारों जो मुसलमान हैं जिसको शरीफ मुसलमान कहते हैं, ये बाहर से आए हुए हैं, ईरान से आए हुए हैं, अरबिया से आए हुए हैं, सेंट्रल एशिया से आए हुए हैं। बाद में इनकी सत्ता काफ़ी दिनों तक 700-800 वर्षों तक हिंदुस्तान में रही, तो ये यहीं बस गए। लेकिन जो लास्ट का जो मुसलमान है, इंडियन कन्वर्टेड मुस्लिम, इनकी तादाद 94% है। क्योंकि आपने देखा होगा, मैंने औरंगजेब के रिलीजियस पॉलिसी पर वीडियो बनाया, उसको आप जरूर देखें। तो जो इनकी जो हिंदुओं से कन्वर्ट हुए हैं, बहुत सारे ट्राइबल्स को भी मुसलमान बनाया गया था मुसलमानों के द्वारा, खास करके वहाँ के मुस्लिम जागीरदार या गवर्नर्स या और जो मुस्लिम जो मशीनरीज थे उनके द्वारा। तो इनकी तादाद क्या है, 94%। अब इसमें बहुत सारे राजपूत लोग भी मुसलमान कन्वर्ट हुए हैं। तो अब देखने वाली बात क्या है, देखने वाली बात यह है कि इसको जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उसको कहा जाता है एलाफ, एलाफ मुसलमान। अब ये जो पॉइंट है इसको ध्यान में रखिए कि कोई सैयद जो है वो शादी किसी मुगल से नहीं करता, कोई सैयद शेख से शादी नहीं करता, कोई सैयद, क्योंकि वो अपने आप को, जैसे कि हिंदू सोसाइटी में मैंने कहा कि ब्राह्मण्स अपने आप को सबसे सुपर मानते हैं वर्ण व्यवस्था में, और ब्राह्मणों में भी मैंने बताया कि उनके भी अनेक प्रकार हैं। जैसे ब्राह्मण में मैंने कल बताया था आपको कि जैसे मैथिल ब्राह्मण है तो उसमें 3 प्रकार हैं, श्रोत्रिय, लर्नेड ब्राह्मणस, अभी चार्ल्स भलमानुस, जयवार। अब श्रोत्रिय ब्राह्मण कभी भी अपनी लड़की या लड़का की शादी भलमानुस या जयवार से नहीं कराएगा। ये 40 साल पहले तक होता रहा था, कभी भी नहीं होता था। आज के ज़माने में इसमें थोड़ा सा बंधन जो है वो रिलैक्स हो गया है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि मुसलमानों में भी कोशिश ये की जाती है कि शादी जो हो वो इक्वल स्टेटस के लोगों के बीच में हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो सुन्नी में खास करके प्रथा है, जैसे कि आपको एक चीज़ और बताना पड़ेगा मुझे, मुसलमानों में 2 इंपॉर्टेंट सेक्ट हैं, ये ध्यान रखिए। पहला है सुन्नी। सुन्नी लोग वो हैं जो सुन्नत में विश्वास करते हैं। अब थोड़ा सा आप लोगों को अटपटा लगा होगा कि, तो हालांकि मैं थोड़ा डीप जाने के इसलिए प्रयास करता हूं कि आपको आपका कंसेप्ट क्लियर हो। सुन्नी वो लोग हैं, इनकी तादाद मुस्लिम वर्ल्ड में 80% है, माने ये बहुमत में है। तो सुन्नी कौन है? सुन्नी वो है जो सुन्नत में विश्वास करते हैं। सुन्नत मतलब ट्रेडिशन में, ट्रेडिशन मतलब जो मोहम्मद साहब के पैगाम या कुरान या हदीथ इसमें विश्वास करते हैं, उसको बोलते हैं, ऐसे विश्वास करने वाले लोगों को बोलते हैं सुन्नी। और दूसरा जो उनका सेक्ट है जिनकी तादाद मुस्लिम वर्ल्ड में, पूरे मुसलमानों में उनकी तादाद कितना है? 20%। अपने हिंदुस्तान में शिया वाले बहुत सारे लखनऊ में पाए जाते हैं और ईरान में उनकी बहुमत है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको बोलते हैं शिया।
अब ये शिया जो है, इसका फुल फॉर्म जो है वो शियाअत अली, मतलब ऐसे लोग शिया हैं जो अली को अपना लीडर मानते हैं। और हालांकि शिया और सुन्नी दोनों कुरान को मानते हैं, लेकिन यहाँ डिफरेंस एक ही चीज़ का है, और वो क्या है कि आपको मालूम होना चाहिए कि मोहम्मद साहब का केवल एक लड़की संतान था जिसका नाम था फातिमा। तो फातिमा के दो बच्चे थे, हसन एंड हुसैन। हुसैन को कत्ल किया गया था यजीद के द्वारा, बाद के खलीफा के द्वारा, करबला के मैदान में, जिसके कारण से मुहर्रम मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना होगा। और हसन की मृत्यु बीमारी से या जहर खुरानी से हो गई थी। और फातिमा का जो हस्बैंड था उसका नाम था अली। तो अली और फातिमा से दो बच्चे पैदा हुए, हसन एंड हुसैन। मुस्लिम वर्ल्ड में जब मोहम्मद साहब की मृत्यु 630 ईस्वी में हुई, 632 ईस्वी में हुई, तो बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि अली जो है खलीफा बने, क्योंकि वो अली जो थे वो मोहम्मद साहब के भतीजे भी थे और साथ साथ दामाद भी थे। लेकिन दूसरी जो मुस्लिम पार्टी थी, खास करके मोहम्मद साहब की जो सबसे जो छोटी पत्नी थी, उसका नाम मैं अभी याद नहीं आ रहा है, तो वो और अबू बकर और बहुत सारे मुस्लिम इसका विरोध किया और अबू बकर को खलीफा बनाया, जिसको कि शिया या अली के जो पार्टी वाले लोग थे उसको कभी मानने के लिए तैयार नहीं हुए। हालांकि बाद के वर्षों में 3 खलीफा होने के बाद अली जरूर खलीफा बना, लेकिन उसकी भी हत्या कर दी गई। उसके पहले जो 2 और खलीफा थे उनकी भी, उमर की भी हत्या कर दी गई थी। तो इस तरह से मुस्लिम वर्ल्ड में 2 सेक्ट का निर्माण हुआ, और वो था एक सुन्नी और दूसरा शिया। सुन्नी का प्रभाव, खलीफा वो होता है, खलीफा का मतलब ये होता है, खलीफा का मतलब ये होता है कि मुस्लिम वर्ल्ड में जब उनकी राजधानी मोहम्मद साहब ने मदीना में बनाया था, तो उन्होंने रिलीजियस एंड सेकुलर हेड, मतलब राजकाज चलाने, जैसे आप देखते हैं आपने हिंदुस्तान में धार्मिक काम के लिए पुरोहित रहता था, और जो प्रशासन का काम था उसके लिए राजा होता था। लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड में मोहम्मद साहब ने यह स्थापित किया कि जो रिलीजियस हेड होगा वही राजा भी होगा। तो अभी सबसे पहला खलीफा मोहम्मद साहब के बाद पहला खलीफा कौन था? अबू बकर। ये 632 से 634 2 साल तक खलीफा रहे। उनके बाद इनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि उसी समय उनकी उम्र जो है 80 साल से ज़्यादा थी। और दूसरा, मोहम्मद साहब के ये ससुर भी हुआ करते थे, क्योंकि इसने अपनी बेटी से मोहम्मद साहब की शादी कराई थी। ठीक है, उसके बाद में उमर हुआ और बहुत सारे खलीफा हुए। मदीना कैपिटल रहा बहुत दिन तक। उसके बाद में दूसरा कैपिटल हुआ कूफा। और उसके बाद में बगदाद। क्योंकि हम डेविएट हो रहे हैं, हमारा क्लास है वो अलग है, लेकिन मैं तुमको बता देना चाहता हूँ कूफा और उसके बाद बगदाद। यहाँ पर अब्बासिद लोगों ने 750 ईस्वी, इसके पहले कूफा तक उमैयाद डायनेस्टी के लोग, और कूफा से भी पहले दमस्कस, जिसको आजकल दमिश्क कहते हैं, सीरिया की राजधानी है, दमस्कस कैपिटल था। इसके पहले मदीना था मोहम्मद साहब के समय में, और 4 खलीफा के समय में कैपिटल था मदीना। उसके बाद में दमस्कस हो गया। यहाँ पर उमैयाद डायनेस्टी ने अपना सत्ता स्थापित किया, उमैयाद। इसके बाद में 750 एडी में, और बाद में इनका खूफा भी रहा। इसका बगदाद जो है 750 एडी में अब्बासिद लोगों ने उमैयाद डायनेस्टी को समाप्त करने के बाद में अब अब्बासिद डायनेस्टी की स्थापना किया, जिसकी राजधानी कहाँ थी? बगदाद।
इसके बाद में हलाकू खान जो मंगोल में चंगेज खान का पौत्र था, ग्रेट ग्रैंडसन, उसने बगदाद को पूरा रैंसैक कर दिया 1215 एडी के लगभग में। और इसके बाद में जो कैपिटल में बहुत सारे लोग वहाँ से भाग गए। तो उसके बाद में फातिमी डायनेस्टी इजिप्ट में होना, मैंने फातिमा जो उनकी बेटी थी उसके नाम पर कुछ लोग भाग करके वहाँ पर सत्ता स्थापित किया। और इजिप्ट में कायरा, जिसको कायरा आजकल कैपिटल है, वहाँ पर कैपिटल बना मुस्लिम वर्ल्ड का, वहाँ पर खलीफा रहता था। उसके बाद 1465 ईस्वी के लगभग में जब उन्होंने 1453 में तो ऑलरेडी सल्जुक टर्क जो अभी टर्की में उनकी सत्ता थी, जो बाद में ओटोमान साम्राज्य बनाए, तो उन्होंने क्या किया, इजिप्ट पर कब्जा कर लिया। और इजिप्ट पर कब्जा करने के बाद में वो हो गए मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा। और ये खलीफा करीब 500 वर्षों तक रहे। 1921 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद में जो संधि हुई, उसके तहत में खलीफा पद को समाप्त कर दिया गया। माने टेम्पोरल एंड स्पिरिचुअल पावर जो दोनों था, रिलीजियस पावर, उसको मैंने खलीफा पद को समाप्त कर दिया। और इसी के कारण से आपने देखा होगा कि जो हमारे देश में 1920 में जो खिलाफत आंदोलन जो शुरू हुआ था, उसका कारण क्या था? जो खिलाफत मतलब खलीफा का जो इंस्टीट्यूशन था, उसको जब अंग्रेजों ने जो एलिट पावर, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो एलिट पावर थे, जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस था शामिल, उनने जब कैलिफेट को ख़त्म कर दिया, तो इसके एवज में, इसके कारण से हिंदुस्तान में खिलाफत मूवमेंट शुरू किया अली बंधुओं ने। और उसके बाद में उसमें गांधी जी भी शामिल हुए। आप समझ गए बात को? मुस्लिम वर्ल्ड में 4 शादी का प्रावधान है। माने हिंदुओं में तो एक शादी आप कर सकते हैं, अब एक्ट भी बन गया है, लेकिन मुसलमानों में आज भी आप 4 शादी किया जा सकता है, लेकिन आप 5वां शादी नहीं कर सकते हैं, 4 मैरिज। लेकिन इस प्रावधान को भी मुल्ला मौलवियों ने बुरी तरह से इसको गलत व्याख्या प्रस्तुत किया है। जो 4 शादी का प्रावधान जो मोहम्मद साहब ने रखा था, उसमें उन्होंने बहुत सारे कंडीशंस लगाए थे कि जैसे कि मान लीजिए कि पहला पत्नी है, अगर वो बैरन है, मतलब उसमें बच्चा पैदा करने का क्षमता नहीं है, तो फिर दूसरी शादी की जा सकती है। या कोई जो महिला है वो झगड़ालू किस्म की है, कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो उस आधार पर, या कॉन्जेनिटल डिजीज से सफ़र कर रही है, या इंसेन है, या पागल है, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने 4 शादी का प्रावधान रखा था। लेकिन उसको लोगों ने बाद के वर्षों में, मुल्ला मौलवियों ने उसको, और बहुत दिन तक सत्ता जो है मुसलमानों के पास में हिंदुस्तान में और वर्ल्ड में 1000 वर्ष तक रहा, तो इसके कारण से वहाँ के बादशाह सुल्तान ने इसको अपने ढंग से व्याख्या प्रस्तुत किया। और आज की तारीख में ये स्थिति है कि एक मुसलमान शादी कर सकता है। दूसरा जो प्रावधान है कि आपको क्लोज रिलेटिव से शादी नहीं कर सकते। मुसलमानों में ये नियम बना हुआ है कि आप अपने जो मदर है उससे शादी नहीं कर सकते हैं, या मदर के सिस्टर है उससे शादी नहीं कर सकते हैं, या फादर के जो सिस्टर है उससे शादी नहीं कर सकते हैं, तो या जो सिस्टर की, जो अपनी सिस्टर है उसकी बेटी से शादी नहीं कर सकते हैं। तो जो क्लोज रिलेटिव है उसमें शादी नहीं हो सकता है, उसको वॉइड या निरस्त माना जाएगा। इसी तरह से अगर कोई महिला अगर किसी की पत्नी है, तो उस स्थिति में महिला के सिस्टर से, मतलब उसकी बहन से शादी नहीं की जा सकती है। अगर उसकी मृत्यु हो जाती है या उससे आपका तलाक हो जाता है, तो उस स्थिति में शादी की जा सकती है, लेकिन जब तक वो जीवित है तब तक शादी नहीं की जा सकती है। एक और पॉइंट है इद्दत। इद्दत क्या होता है? इद्दत दोस्तों लगभग
3 महीने का पीरियड होता है। अब जो डाइवोर्स होगा, आपने देखा होगा कि अभी कानून बना गवर्नमेंट के द्वारा कि तलाक ए बिद्दत ये वर्ड सब याद रखना होगा। अरे तलाक ए बिद्दत क्या होता है? जिसमें कि एक ग्रूम के द्वारा अपनी ब्राइड को या मेरा हस्बैंड के द्वारा अपनी पत्नी को 3 बार तलाक एक ही सिटिंग में कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं तलाक ए बिद्दत। और इसके लिए 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने उसको पूरी तरह से गैर कानूनी ठहरा दिया था और फिर भारत सरकार ने इस पर कानून बनाया। और कानून में यह है कि अगर कोई इस प्रकार का हरकत करेगा तो उसको 3 साल तक सजा का प्रावधान गवर्नमेंट ऑफ मैंने कानून में प्रावधान किया गया है। तो तलाक और ए बिद्दत को पूरी तरह से खारिज किया जा चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है कि तलाक नहीं होगा। जैसे कि तलाक के एक और प्रकार हैं और वो क्या है? खुला। अगर मुस्लिम पत्नी के द्वारा खुला मतलब रिक्वेस्ट किया जाता है या तलाक के लिए एक दूसरे के बीच में पति के बीच में सहमति प्राप्त की जाती है और इनिशिएटिव अगर ब्राइड के द्वारा लिया जाता है तो उसको बोलते हैं खुला। तो एक ये प्रकार है और इसमें किसी प्रकार का किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। मुबारक में पति और पत्नी एक दूसरे के सहमति से और खास करके पति के इनिशिएटिव पर यह तलाक लिया जा सकता है। तो इस तरह के हम देखते हैं कि 3 प्रकार के तलाक के सिस्टम हैं। जैसे कि मान लीजिए पति ने 3 महीने तक जो है पत्नी के साथ में कोई रिलेशनशिप स्थापित नहीं किया हो तो उस स्थिति में भी तलाक लिया जा सकता है। उसको बोलते हैं तलाक एहसान, एहसान। दूसरा होता है तलाक हसन। ये तलाक हसन में हम तलाक मतलब जो ग्रूम है वो एक बार में ही एक बार में ही नहीं बोलता है तलाक, बल्कि 3 महीना टाइम लेता है और तब अपनी पत्नी को तलाक कहता है। इस महीने में बताया जब उसका मेंस्ट्रुअल पीरियड खत्म हुआ जो अमूमन 28 दिन का होता है तो उसके बाद में फिर तलाक कहा और फिर तीसरी बार भी तलाक कहा, तो इसको बोलते हैं तलाक हसन। और तीसरा हमने आपको बताया तलाक बिद्दत, जिसमें कि एक ही सिटिंग में जो हस्बैंड है वो 3 बार तलाक कहता है। तो जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने मनाही कर दिया, अब इस पर कानूनी बन गया कि तलाक बिद्दत नहीं किया जा सकता है। क्योंकि लोग टेलीग्राम से भी तलाक 3 बार लिख करके अपने पत्नी को भेज देते थे या टेलीफोन पर भी कह देते थे। तो इससे मुस्लिम महिलाओं का जीवन बड़ा दुर्भर हो गया था और ये बहुत ही अमानुषिक कृत्य था। तो ऐसी स्थिति में इसको पूरी तरह से गैर कानूनी घोषित किया जा चुका है। आपका क्वेश्चन था हलाला, ठीक है ना? हेलो हेलो, हाँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इद्दत क्या होता है। जब आप ये इद्दत जो होता है वो कूलिंग ऑफ पीरियड होता है कि अगर मान लीजिए हमने अपनी पत्नी को तलाक देने का मन बनाया, हम अलग अलग भी रह रहे हैं, हमारा उनसे फिजिकल रिलेशनशिप भी नहीं है, तो वो 3 महीना का पीरियड इसलिए दिया जाता था कि ताकि आपका विचार बदले। अगर उस पीरियड में पति ने और देखते होंगे वाइफ और हस्बैंड के रिलेशन में ऐसा होता है कि क्रोधवश लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसमें बहुत सारे समाज के लोग भी बीच में आ जाते हैं और पति पत्नी में भी एहसास होता है कि हमसे क्या गलती हुई, उससे क्या गलती हुई। तो कोई भी अपने घर को तोड़ना नहीं चाहता है। तो ये पीरियड जो है वो है इद्दत। और तलाक होने के बाद भी 3 महीने तक कोई दूसरा या लड़की या लड़का मुसलमानों में दूसरे जगह शादी नहीं कर सकता है। तो अभी जो आपने कहा हलाला, तो ये हालांकि कोई नियम नहीं है और कोई कुरान में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये मुल्ला मौलवियों और कट्टरपंथियों का एक काम है कि उसमें ये कहा गया कि भाई ठीक है, आप तलाक ले लिए, तलाकशुदा महिला हो गए,
तो अब यदि आप उसी पति से शादी करना चाहते हो 3 महीना बीतने के बाद, तो ऐसी परिस्थिति में आपको किसी का पत्नी बनना होगा, भले ही वो 24 घंटे के लिए क्यों ना हो। जैसे कि आप देखेंगे कि मुसलमानों में मोहम्मद साहब के उदय होने से पहले एक मैरिज सिस्टम था, वो था मुता मैरिज। आप लोगों को याद होगा या नहीं होगा। मुता मैरिज क्या था? इट वॉज ए टेम्पोररी मैरिज फॉर 2 days, 1 day, 5 days, 7 days, केवल संतान उत्पत्ति के लिए था। और उसमें वो फिक्स टेन्यूर भी रहता था कि कितने टाइम तक आप फिजिकल रिलेशनशिप स्थापित करेंगे। अरबिया में बिफोर द राइज ऑफ मोहम्मद साहब, तो मुता मैरिज, अब आज की तारीख में इस्लामिक वर्ल्ड में मुता मैरिज नहीं है। तो अभी आप जो हलाला आपने बताया, उसका जो बेसिक रीजन ये है कि चूंकि आप अपने जो आपका शौहर है उससे आप अलग संबंध, मतलब आप तलाक ले चुके हैं, अगर पुनः आप रेस्टिट्यूशन ऑफ मैरिज चाहते हैं, मतलब विवाह की पुनर्स्थापना, तो इसके लिए जरूरी है कि आप किसी की पत्नी 24 घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए बन जाएं, और फिर उसके बाद में आप जो आपका पहला पति है उसके साथ में आपका मैरिज रेस्टिट्यूट होगा। आप समझ गए मेरी बात को। पॉइंट है मुस्लिमों में, वो है महर। ये महर क्या है? ये महर जो है, जब शादी कंज्यूमेट होने लगता है तो ग्रूम को, ब्राइड को एक निश्चित रकम देना होता है और उसके बाद ही शादी होती है। दूसरी बात यह है कि शादी बिना ग्रूम के माने ब्राइड के सहमति से नहीं हो सकती है। इसीलिए आपने देखा होगा जब वहाँ मुसलमानों में शादी होती है तो वहाँ विटनेस लगते हैं और बाकायदा कागज कलम से उसमें लिखा जाता है, और वहाँ पर महर की राशि भी, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे डॉवर, ये डॉवर, ये इन केस ऑफ डाइवोर्स या इन केस ऑफ डिसर्शन, अगर पति छोड़ देता है या डाइवोर्स हो जाता है, ऐसी स्थिति में जो महर की राशि जो फिक्स किया गया है वो ब्राइड को देना होगा। तो ये क्यों? ये महिलाओं की सिक्योरिटी, उसकी आर्थिक सुरक्षा के वास्ते कानून बनाए गए हैं। महर की रकम ग्रूम के सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस, उसके आधार पर तय किया जाता है। उसके लिए कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है। कम से कम उस जमाने के हिसाब से इस्लामिक वर्ल्ड में मोहम्मद साहब ने 10 दिनार मिनिमम किया था उस जमाने में, आज से 1500 वर्ष पहले। लेकिन आज की तारीख में ये स्थिति है कि ग्रूम की का सोशल स्टेटस क्या है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसके आधार पर महर तय होता है। और जो महर की राशि है वो बाकायदा काजी के द्वारा लेख किया जाता है 2 गवाहों के सामने में। तो अगर किसी प्रकार का मैरिज सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, डाइवोर्स हो जाता है, तो उस स्थिति में, या उसमें एक और कंडीशन है, अगर महिला के द्वारा स्वतः डाइवोर्स ली जाती है तब महर की राशि नहीं मिलेगी। लेकिन अगर ग्रूम के द्वारा इनिशिएटिव लिया जाता है और ब्राइड को डाइवोर्स दे दिया जाता है, उस स्थिति में उसको महर की राशि चुकता करना पड़ेगा। एक पॉइंट और बता देना चाहता हूं कि मुस्लिमों में जो शादी होती है उसमें एक नियम बनाया गया है कि किसी भी मुस्लिम महिला की शादी किसी आइडोलेटर, मतलब बुत परस्त जैसे हिंदू है, उससे शादी नहीं हो सकती, या दूसरे धर्म में वो शादी नहीं कर सकती है। लेकिन ये विधान मुस्लिम पुरुषों के लिए लागू नहीं है। डिजोल्यूशन ऑफ एक्ट 1939, यह अंग्रेजों के द्वारा एक कानून पास किया गया था, और इसमें डिजोल्यूशन या मैरिज का समाप्ति कैसे होगा मुसलमानों में, उसके नियम बताए गए हैं। तो पहला है कि अगर हस्बैंड का 2 साल तक कोई अता पता लगे ही नहीं, तो उस स्थिति में ये मैरिज कोर्ट के द्वारा भी,
अभी ध्यान रखिए कि एक सामाजिक स्तर पर डिसोल्यूशन हो सकता है और एक कोर्ट के द्वारा भी हो सकता है। तो 1939 का जो डिसोल्यूशन ऑफ हिंदू मुस्लिम मैरिज एक्ट है, उसमें नियम बनाया गया है कि डिसोल्यूशन किस आधार पर होगा। तो पहला ये होगा कि अगर हस्बैंड का कोई अता पता 4 साल तक नहीं मिले, नंबर 1, और नंबर दूसरा है कि अपनी पत्नी को 2 साल से ज़्यादा समय तक अगर हस्बैंड मेंटेनेंस नहीं देता है, उसके जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध नहीं कराता है, मतलब उसकी सुख सुविधा का ख्याल नहीं रखता है, तो ऐसी स्थिति में डिसोल्यूशन किया जा सकता है। और अगर हस्बैंड का 7 साल से ज़्यादा सजा हो गई है, तो ऐसी स्थिति में भी मैरिज को डिसॉल्व किया जा सकता है, ये ध्यान रखिए। और इसके अलावा अगर हस्बैंड में किसी प्रकार की नपुंसकता या इम्पोटेंसी अंग्रेजी में बोलते हैं, तो अगर उसमें ये उत्पन्न हो जाता है सिंस द टाइम ऑफ द मैरिज, तो इस स्थिति में भी मैरिज को डिसॉल्व किया जा सकता है। और इसके अलावा अगर हस्बैंड के द्वारा 3 साल से ज़्यादा समय तक मैरिज के जो ऑब्लिगेशंस होते हैं, मतलब परिवार को ठीक ढंग से रखना, बच्चों का ख्याल रखना, अगर ये सब बातें अगर वो नहीं करता है, तो उस आधार पर भी मैरिज को डिसॉल्व किया जा सकता है। और इसके अलावा अगर हस्बैंड पागल हो गया है, इंसैनिटी से गुजर रहा है, और वो 2 साल से ज़्यादा समय से ये पागलपन चल रहा है, तो ऐसे स्थिति में भी ये आधार बनता है। और इसके अतिरिक्त हस्बैंड और उसके इन-लॉज के द्वारा अगर क्रूरता का व्यवहार मुस्लिम महिलाओं के साथ में की जाती है, जैसे कि अभी आपको मैंने 498A बताया, जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रकार की महिलाओं और क्रिश्चियन महिलाएं सब पर ये लागू है, क्रिमिनल लॉज सब पर लागू है इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। तो इस स्थिति में भी जो है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज किया जा सकता है। और इसके अतिरिक्त और कोई भी अगर कारण हो जो कि इस्लामिक लॉ परमिट करता है, तो ऐसी स्थिति में भी डिसोल्यूशन किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज मैं समझता हूं कि बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हमने आपको बताया, और हिंदू मैरिज और मुसलमान मैरिज में दोनों के जो कैरेक्टर्स हैं उसमें क्या क्या अंतर हैं, कभी किसी दिन हमको मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि हमारा ये 2 क्लास हो गया। अभी हम क्रिश्चियन मैरिज की तरफ हम नहीं बता पाए, तो उसको भी हम किसी दूसरे दिन किसी अलग टॉपिक में हम बताएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप ज़रूर अपने कमेंट्स करिए। अभी 4:30 बजे से फिर साइंस टीचर के द्वारा टॉपिक है उनका ब्रेन, तो उस पर व्याख्यान प्रस्तुत किया जाएगा। और मुझे उम्मीद है रात में 8:30 बजे मैं क्वेश्चन थ्रो करूँगा मुझे, और 9 बजे हम आंसर दे देंगे। तो 9 बजे के बाद में अगर आप आंसर देते हैं तो उसको हम इनवैलिड मानेंगे। तो आप ध्यान रखिए, जो भी आज हम पढ़ाते हैं वही क्वेश्चंस मैं आपको 8:30 बजे देता हूँ। इसके अलावा आप वीडियो भी देखें, क्योंकि हम वीडियो को हटाते नहीं हैं, वो 5-6 घंटे के बाद में स्ट्रीम्ड हो जाता है। और उसके बाद में फिर 2-3 दिन के बाद में फिर एडिट करके हम यूट्यूब पर डालते हैं। तो उम्मीद है कि आप हमारे वीडियोज़ से, हमारे लेक्चर से लाभान्वित होंगे, और आपको परीक्षा की तैयारी करने में सहूलियत होगी। थैंक यू वेरी मच।